नमस्कार, एमएचवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी। तो सीधे उनसे बातचीत करते हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचवन न्यूज में। हरीश जी, लगातार तमाम चीजों के साथ शुरुआत करने से पहले, आपके मंत्रालय से के बारे में शुरुआत करने से पहले, मैं सबसे पहला प्रश्न जो पूछना चाहूंगा, आज की जो राजनीति है उस पर। आज की जो राजनीति हो गई है, आपके जमाने की राजनीति और आज की राजनीति में फर्क ये हो गया कि आरोप बहुत लग रहे हैं। आप कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं। इन जो अभी की स्थिति है, 2014 का जो पर्सपेक्टिव लेकर कांग्रेस चली है, उसे देखते हुए आप क्या सोचते हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि सोसाइटी में ज़्यादा जागरूकता आई है, ओपननेस आई है और सूचना के अधिकार ने लोगों को ताकत भी दी है। इसलिए गवर्नमेंट की बहुत सारी परतें हैं जो पहले लोगों तक सामने नहीं आती थी, वो लोगों के सामने आ रही हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आरोप लग रहे हैं सब बेबुनियाद चीज़ें हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है जी। वो गौर इस तरफ करना है कि आप पॉलिसी से संबंधित इश्यूज को जी। आपको गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। अब हमने जैसे 2G के विषय में है एक नीति बनाई कि हम स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करेंगे, आवंटन करेंगे, क्योंकि हमको उस समय लोगों को सस्ता स्पेक्ट्रम दे करके टेली डेंसिटी को बढ़ाना था, ताकि लोगों के हाथों तक मोबाइल पहुंच सके, लोगों को संवाद का अधिकार मिल सके। और वो तब मिल पाता जब उनको सस्ती कॉल दर मिलती और सस्ता मोबाइल मिलता। और आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा टेली डेंसिटी वाले स्टेट, लेकिन हमने किस शर्त पर ये मुकाम पाया? ये देश है। लेकिन हमने किन शर्तों पर पाया? इतना बड़ा घोटाला सामने आता है हरीश जी। मैं एक बात है ना, अब उन्होंने उसको घोटाले की बात कही, हम उसको ये कहते हैं कि ये घोटाला नहीं था, एक पॉलिसी डिसीजन था। और आप उसको ये नहीं कह सकते कि साहब नीलामी करते तो इतना कमा दिया और आपने नीलामी नहीं की है? तो इसलिए आपने जो एक्सचेकर को लॉस हुआ है नीलामी न करने से, वो घोटाला हो गया। अब घोटाला है तो पैसा हैगा, लेकिन किसके पास गया? किसी चीज की सही कीमत का मूल्यांकन न करना भी घोटाला है। आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पार्लियामेंट की दोनों कमेटी जांच कर रही है। बिल्कुल। आज तो बल्कि अब ये भी बात डिस्प्यूट में आ गई है कि जो लॉस का असेसमेंट है वो गलत तरीके से किया गया। और वो बात इस बात से भी प्रूफ होगी कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जो नीलाम ऑक्शन हो रहा है, वो ऑक्शन में जो रियलाइजेशन, जो अनुमान लगाया गया, उससे हम बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर के बहुत ही कम बोलियां लग रही है। लेकिन हरीश जी, केवल एक 2G का मामला ही नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने ये कह करके कि इसमें घोटाला हुआ है, एक नकारात्मक वातावरण पैदा कर दिया। अब वैसे कोयला ब्लॉक वाला मामला है, हम यदि कोयला सस्ता नहीं देंगे तो बिजली महंगी होगी, स्टील महंगा होगा, सीमेंट महंगा होगा। और इसलिए सब राज्यों ने, सबकी संस्कृति थी कि साहब आवंटन करिए। हमने आवंटन की नीति अपनाई, क्योंकि उसमें पैसा लगेगा डेवलप करने में। ये कोल ब्लॉक डेवलप करने में बड़ा टाइम लगता है, ये चाहे कोल ब्लॉक हो, चाहे दूसरी चीजें हो, जहां भी नेचुरल रिसोर्सेज इस तरीके से हैं जिनको हार्नेस करना पड़ता है, उसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट था नहीं। कोल इंडिया लिमिटेड वो जुटा नहीं पा रही। लेकिन कुछ ही परिवारों को फायदा क्यों पहुंचा गया? हरीश जी, मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं, कोल ब्लॉक में भी मामला यही है। आप जब किसी चीज को आवंटित करेंगे तो आप सबको तो नहीं दे सकते। अब तो कुछ ही को वो कुछ खास क्यों होते हैं कांग्रेस के? नहीं, वो कांग्रेस के भी खास होते हैं, बीजेपी के भी खास होते हैं। संजय जी हमारे खास नहीं है, क्या उनको नहीं मिला? बीजेपी के एमपी है और बीजेपी के नेताओं के करीब है। राजस्थान और ऑक्शन का विरोध कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट उन्होंने नहीं किया, भाजपा की गवर्नमेंट्स ने ऑक्शन का विरोध किया। उन्होंने कहा भाई आप ऑक्शन से न करिए, इसको आवंटन की नीति का अनुसरण करने का काम करिए। तो ऐसा नहीं है कि सब चीजों को आप इस मापदंड से कर रहे हैं कि नहीं साहब आप ऑक्शन करते तो इतना प्राप्त होता और इसलिए इतना प्राप्त नहीं हुआ तो इसमें घोटाला हो गया। तो एक घोटाले का जो वातावरण बनाया गया, आज उसका परिणाम क्या है? आज हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कम आया। आज प्राइवेट सेक्टर से, जो हमारे देश का प्राइवेट सेक्टर है, उससे लेकर के जो
बाहर का प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी आने से कतराने लग गया। एक अनसर्टेनिटी का वातावरण देश के अंदर पैदा हुआ। आखिर उसकी कीमत किसको अदा करनी पड़ी? लेकिन आप जी यदि मेरा कहने का अर्थ यह है कि यदि सरकार की कोई पॉलिसी गलत है जी और उस पॉलिसी को देश अप्रूव नहीं कर रहा है तो उसका दंड देश देगा जिस समय वो सरकार चुनाव में जाएगी। आप उसके लिए एक नकारात्मक वातावरण पैदा करके पूरे देश को उसकी सजा देने का काम मत करें। हरी जी, मैं यहाँ एक चीज कहता हूँ, आपने तमाम चीजों के नाम ली, 2G की बात की, कोयल घोटाले की बात की कि कहीं ना कहीं एक वातावरण बनाया गया, लेकिन जिम्मेदारी अगर आज आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है, आप सत्ता में है। दूसरा सवाल, आपने शुरुआत की कि देश की जनता जागरूक हो गई है और कहीं ना कहीं समझदार हो गई, इसलिए चीजें बदल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है, जो पिछले बहुत वर्षों से राज कर रही है कि जनता समझदार हो गई है, वो समझने लगी है कि कहां घोटाले होते हैं और कहां अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है। नहीं, वो ठीक है। जैसे मान लिया किसी ने भ्रष्टाचार कोई पर्सनल लेवल पर कोई गलती कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। हमने कहा ना कि आरटीआई इसीलिए तो कांग्रेस ही तो लाई ना आरटीआई को जो है। और मगर अब आप आरटीआई का ठीक है, वो एक अपना अधिकार है। हम कह रहे हैं लोकपाल भी लाएंगे, वो एक बात है। गवर्नमेंट ने 6-7 और बिल प्रपोज किए हैं जो सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता लाने के लिए काम में आएंगे। और वो कोई ऐसा नहीं है किसी के कहने पे की है, हमारी गवर्नमेंट ने की है, जिसमें से जो है बेनामी संपत्ति के ट्रांजैक्शन वाला है, ब्लैक मनी के विषय में जिन्होंने इतना हल्ला गुल्ला मचाया। यही यूपीए गवर्नमेंट है जिसने कई देशों के साथ संधियां करके जो है ताकि वहां जो ब्लैक मनी है, लेकिन लिस्ट आज तक उजागर नहीं की गई हरी जी। एक लिस्ट जो बार बार कहा गया, विपक्ष की तरफ से भी कहा गया कि जो नाम है उन्हें उजागर कर दीजिए। नहीं, आप जब एक एग्रीमेंट के तहत जब दूसरे देशों के साथ किया जाता है रहते हैं तो आप उस एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर सकते। उनका कहना है हम ये नाम दे रहे हैं आपको, इन नामों को आप तब तक उजागर नहीं करेंगे जब तक आपकी एजेंसी ये कंफर्म न कर लें कि वास्तव में ये ब्लैक मनी है। मतलब एजेंसी मींस या तो जो जांच कर रही है उस पूरे मामले की, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ईडी को नाम दिए गए और जो नाम कंफर्म होते गए हैं उनके खिलाफ ईडी आदि जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और मान लिया हमको जर्मनी से ये मिलता है कि साहब ये 500 इंडियन है जिनका यहाँ बैंक में खाता जमा है, उनमें आपका भाई भी हो सकता है जो जर्मनी में पढ़ रहा है, न जर्मनी में नौकरी कर रहा है। उसमें एक व्यापार, मेरा भाई जो जर्मनी में व्यापार कर रहा है वो भी हो सकता है और उनके खाते जेन्युइन हो सकते हैं। और क्योंकि वो इंडियन है इसलिए जो है उसमें आएंगे और यहाँ हम वेबसाइट में डाल दें उसको या उसको अखबारों को दे दें और उनको ब्लैक मनी होल्डर के तौर पर उनका नाम आ जाए। खातों में जमा संख्या, जो रकम की संख्या वो काफी कुछ बयां करती है। मैं कह रहा हूं हमारा कानून कहता है कि जब तक सिद्ध न हो जाए आपको किसी को आप दोषी नहीं कह सकते हैं। तो हमको ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी उन देशों ने दी है कि हम जांच करके तब उसके बाद ये कहें कि ये इनका काला धन है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब बीजेपी वाले कहते नहीं, इस आप लिस्ट को आप आउट कर दीजिए और यदि उस लिस्ट में से 10 आदमी ऐसे निकल जाएं जिन्होंने वहां व्यापार करने के लिए अपना पैसा रखा है या व्यापार से मिला हुआ उनका पैसा है, वो अच्छे जेन्युइन खातेदार हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन तो सरकार को जो कदम उठाने होते हैं वो बहुत जिम्मेदारी के साथ उठाने होते हैं। आप अब सड़क के किनारे यदि लोग ये कहेंगे कि साहब हम कर रहे हैं मांग इसलिए ये सही है, तो ये तो नहीं, मांग सही नहीं। आप कहते हैं कि पूरा एक वातावरण देश में बनाया गया। आप कहते हैं कांग्रेस के खिलाफ कोई वातावरण है नहीं, उसे सिर्फ क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन महंगाई क्या उस वातावरण का हिस्सा है? जिस तरह से महंगाई बढ़ी, मैं हरी जी मैं पूरा सवाल कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं जिसको एक निगेटिव एटमॉस्फेयर बनाने की दिशा में है। हमने एफडीआई मल्टी ब्रांड रिटेल में लाने का फैसला किया। आप पॉलिसी से डिफर कर सकते हैं मगर हमारे देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने कहा हो कि आप जो विदेशी करार वो है या कोई पैसा वो आ रहा है उसको हम बदल देंगे।
अब बीजेपी कहती है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इन्वेस्ट करने के लिए हिंदुस्तान में आ रहा है उसको बीजेपी ये कह रही है कि तुम खबरदार, यदि तुमने इसमें इन्वेस्ट किया हम आएंगे जब तो तुमको हम पनिश हरीश जी, करेंगे। मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एफडीआई पे भी रिश्वत की बात आई कि रिश्वत दी गई। मैं वही कह रहा हूं कि इस तरीके की नकारात्मकता क्या क्या जाहिर करती है। नकारात्मक चीजों का जवाब भी तो नहीं है हरीश जी। देखिए, आप रिश्वत का आपने कहा, एफडीआई वाले मामले में अमेरिका सेनेट के सामने बात आई। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमने जो फॉरेन में कहीं ना कहीं चीज पास कराने के लिए विदेशों में अपने एटमॉस्फेयर कल्टीवेट करने के लिए प्रेशर ग्रुप्स का काम करना है। वॉलमार्ट ने हमने उसके लिए जो है इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल, उनमें ये तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान में खर्च किया है। और उनके वहां जो है लॉबिंग के पर पैसा खर्च करना अमेरिका कानून के अंदर जायज है, लेकिन हिंदुस्तान में जायज नहीं। हिंदुस्तान में जायज नहीं है। लेकिन क्या हम वॉलमार्ट को रोक सकते हैं कि वो खर्च न करे दुनिया भर में? ना, आप रोक सकते हैं ना, बताइए ना। यदि आपके पास कोई कानून ऐसा है कि जो वॉलमार्ट को लॉबिंग पर कुछ पैसा खर्च करने में रोक सके, या कोको कोला को रोक सके, या पेप्सी कोला को रोक सके, या किसी लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों को तो रोक सकते हैं ना सर, विदेशी उन पर तो सवाल उठा ही सकते हैं। और आज की ग्लोबल इन्वायरमेंट में आप उनके साथ आप व्यापार करने से भी मना नहीं कर सकते हैं। आप जितनी फॉरेन कंपनी आ रही हैं वो सब कहीं लॉबिंग पर, मिडिल मैन पे पैसा खर्च करते हैं। अब हम ये तय कर ले हिंदुस्तान के अंदर कि साहब फला कंपनी जो है मिडिल मैन पर खर्च कर रही है पैसा, इसलिए जो है वो भारत में ही घूस दे दी उसने और हमारे लोगों ने बेईमानी में वो रुपया खा लिया। तो भाई आपकी इस मानसिकता को क्या कहा जा सकता? फिर तो आपको जो है ये कहना पड़ेगा कि बाहर वाले के साथ कोई करार करना ही नहीं। लेकिन हरीश जी, आपने तो तमाम चीजें जितनी भी उठी, आपने तमाम चीजों को नकार दिया कि किसी तरह का ना कोई घोटाला होता है किसी मामले में, भले ही वो अब अदालत में कई मामले विचाराधीन है। मैं इस बात पर आता हूं, आप कहते हैं हम बिल्कुल साफ सुथरे, बिल्कुल साफ सुथरी छवि है, सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। लेकिन जनता जो सवाल पूछती है कि जनता कहती है आखिर उसका क्या गुनाह था? महंगाई की मार वो झेल रही है। मैं यहां आप पिछले 10 सालों से जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है, हम किसी और पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। चाहे छोटी छोटी चीजों की बात करें, रोजमर्रा की चीजों की बात करें, जो लाइन पहले 1 घंटे की नजर आती थी वो लाइन तो कम हो गई है, लेकिन उस लाइन में सामान खरीदने वाले लोग ही नहीं बचे। तो वो लाइन कम नहीं हुई है, वहां महंगाई बढ़ गई। बार बार दिल्ली सरकार कहती है हमने चीजों का सुविधाएं बहुत दी, या केंद्र की तरफ से कहा जाता है सुविधाएं बहुत दी, लेकिन वो सुविधाएं मिल कहां रही है लोगों को? आपने बिल्कुल ठीक कहा, और कि भाई महंगाई से एक हिस्सा हमारा जो है जिसके खरीदने की ताकत नहीं है वो त्रस्त है। बिल्कुल, इसको मानते हैं हम, ऐसा नहीं है। मगर आपको कभी कभी आज की दुनिया के अंदर जो परिस्थितियां दूसरे देशों में हैं उनको समझना पड़ेगा। 2004 में जब हमारी सरकार आई थी उस समय जो पेट्रोल डीजल है, क्रूड ऑयल जिसको बिल्कुल गैस इत्यादि, वो हम क्रूड ऑयल जो है $30 प्रति बैरल था, और आज वही क्रूड ऑयल हमको 120 रुपये प्रति बैरल रोज रेट ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, नहीं ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है, क्रूड ऑयल में बदलाव आता है, लगातार बढ़ते गए हैं। कोई ऐसा पीरियड रहा ही नहीं 2004 के बाद कि वो कम हुए, बल्कि अभी प्रेडिक्शन ये है अमेरिकन मार्केट में उसमें कुछ परिस्थितियों को देखते हुए कि और बढ़ेंगे। अब 30 और 120 में कितना अंतर है? आज के दिन यदि हमसे कोई कहे कि आप पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ा रहे हैं, अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर सब चीजों पर पड़ रहा है। आप 120 के हिसाब से खरीदेंगे तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा, आप कंपनियों से नहीं कह सकते वो कोई आसमान से मैं एक सवाल बीच में तोड़ करके बिल्कुल मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन सिर्फ एक सवाल। बिल्कुल पूछे, लेकिन इस बात को जरा समझ लीजिए। जी। या तो आप जो पेट्रोलियम डीजल का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको नष्ट होने दीजिए, क्योंकि जब घाटा होगा ये कंपनियां फेल हो जाएंगी तो फिर प्राइवेट पार्टी जो है वो खरीद के लाएंगी, वो बेचेंगी, और सरकारी तंत्र जो है, सरकारी नियंत्रण खत्म हो जाएगा। फिर लोगों से वो जैसा वसूल करें जैसा न पाए। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप नियंत्रण रखें, कंपनियों को बचाएं। तो हमने कहा नियंत्रण भी रखेंगे, कंपनियों को भी बचाएंगे, इसलिए थोड़ा सा बर्डन हमने कहा जो है, जो हमारा उपभोक्ता है वो भी जो है उठाए। आज दुनिया में आप देख लीजिए, खाने की चीजों के दाम सब जगह बढ़े हैं। यूरोप तक में खाने के रॉइट हो रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इस समय फेल हो रही हैं, सब अमेरिका की अर्थव्यवस्था से लेकर चीन तक
की अर्थव्यवस्था जो है लड़खड़ा रही है। तो उसका असर हमारे देश पर नहीं पड़ रहा है। यदि कोई किसी के पास वो ऐसी जादू की छड़ी है कि जो कहता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है या तेल के दाम जो दुनिया के अंदर बढ़ रहे हैं, हम उस सब को बिल्कुल नियंत्रण में रख करके अपने देश के अंदर लोगों को सस्ती चीज उपलब्ध करवाएंगे, तो भाई वो जादू की छड़ी वाले को पहचान लीजिएगा, देख लीजिएगा। हरी जी, वो तो जनता पहचानेगी कि वो कौन होगा जादू की छड़ी वाला। यदि वो मेहनत करने वाले को देखना है कि विपरीत परिस्थितियों में भी देश को किस तरीके से निकाला जा रहा है, अर्थव्यवस्था को किस तरीके से संभाला जा रहा है, तो मैं समझता हूं देश की जनता फिर से यूपीए की तरफ देखेगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ देखेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, यहां एक सवाल खड़ा होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके पिछले सवाल पे आना चाहूंगा एक बार। आप कहते हैं कि कहीं ना कहीं लगातार दाम बढ़े। आप सरकार में एक गरीब के परिवार का मुखिया भी होता है, मुखिया ही माना जाएगा एक सरकार को, हिंदुस्तान का मुखिया जो तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें, उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करता है। आपने इस तरह की रणनीतियां क्यों नहीं बनाई? आखिर क्या आप रणनीति बनाने फेल हो गए कि अगर महंगाई बढ़ती है तो हमारी जनता पर बोझ ना पड़े, या हम सब्सिडी जारी रखें, किसी और तरीके से चीजों को किया जाए, या हम कुछ महंगी चीजों पर वैट बढ़ा दें या इस तरह का टैक्स लगा दें ताकि आम आदमी पर इसका असर ना पड़े? तो वहां चूक हुई आपसे? हमसे कहीं चूक नहीं हुई। यदि आप कार के दाम, दूसरी चीजों के दाम, हाउसिंग के में और चीजों में बढ़ाएंगे तो जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज हैं, वो सब बंद हो जाएंगी, वो कमजोर पड़ जाएगी। आपने देखे हाउसिंग में हमने जरा सा कर्ज ब्याज दर नहीं घटाई तो हाउसिंग एक्टिविटी कमजोर हुई, तो उसका असर ये पड़ा कि लोगों के लिए काम नहीं जुटे। तो आपको फिर से आप दबाव में हैं हम कि हमको ब्याज दर घटानी है ताकि हाउसिंग एक्टिविटी बढ़ सके। यही ऑटोमोबाइल सेक्टर है जिसने 2008 की मंदी के दौर में हमको सहारा देने का काम किया। यदि हमने कारें और ये आपके स्कूटर और मोटरसाइकिल महंगी कर दी होती, इन पर बड़े टैक्सेस लगा दिए होते। मैं छोटी गाड़ियों की नहीं, आम आदमी की गाड़ी की बात नहीं कर रहा, सभी की बात कर रहा हूं, मैं सभी की बात कर रहा हूं। देखिए एक कंपनी जो है 4 सेगमेंट की गाड़ियां बनाती है। एक सेगमेंट में यदि कम भार डालती है तो दूसरे सेगमेंट के ऊपर दूसरा भार डालती है, और एक सेगमेंट को आप बहुत महंगा कर देंगे, यदि उसमें उसके पास पैसा नहीं आएगा तो दूसरे सेगमेंट पर जो कमजोर के लिए गाड़ी बना रही है, गरीब के लिए गाड़ी बना रही है, उस गाड़ी को महंगा करेगी। यदि मारुति के अंदर हम जो उसकी लग्जरी कारें हैं, लेकिन टैक्सेस तो बढ़ाया जा सकता है ना, उनको टैक्सेस बढ़ा करके महंगा कर देंगे तो उनके ग्राहक कम हो जाएंगे। यदि उसके ग्राहक कम होंगे तो मारुति को सस्टेन करने के लिए, अपने को बचाने के लिए, जो आपकी मारुति 800 है या जैन न जो ये है, जो छोटे सेगमेंट की सस्ती गाड़ी है, उसको महंगा करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हमको, देखिए कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स को समझना, एक आर्थिक संतुलन को समझना एक कठिन बात है। तो हमको दोनों तरफ रखना है। एक तरफ हमको ग्रोथ को भी बनाए रखना है। लेकिन हम ग्रोथ का वातावरण नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं होगी, ये दुनिया का सर्वमान्य नियम है। यदि ग्रोथ नहीं होगी तो रोजगार घटेंगे, रोजगार घटेंगे तो देश के अंदर अशांति होगी। यदि हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी, तो वस्तुओं की उपलब्धता कम होगी और दाम अपने आप बढ़ जाएंगे। चलिए, आप कहते हैं कि चाहे महंगाई बढ़ी, वो जरूरत थी, जो घोटाले हुए वो घोटाले नहीं थे, उनका माहौल बनाया गया। लेकिन अभी आपने चंद मिनटों पहले एक बात की थी कि हम इस बार का चुनाव भी लड़ेंगे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। कांग्रेस की तरफ से साफ तौर से राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट किया गया है, आप मनमोहन जी की बात करते हैं। मैंने कहा क्या मनमोहन सिंह जी हमारे नेता नहीं रहेंगे? ये कहा किसी? लेकिन प्रधानमंत्री पद के तौर पर राहुल गांधी जी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री हमारे राहुल गांधी होंगे 2014 में। हम क्या कह रहे हैं, उसको पूरा देश कह रहा है। और अब तो ये जवानों का भारत है, आप लोगों का भारत है। हम जो बूढ़े होते हुए लोग हैं, हमको आगे के लिए रास्ता देखना है। किसी सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमको जवान नेतृत्व तो चाहिए, और राहुल गांधी इसमें युवा आइकॉन है, वो देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे नेता बने रहेंगे। सोनिया गांधी जी हमारी क्या रोल रहेगा सर? नेता है। मैं अगर ये बात पूछूं, क्या रोल क्या रहेगा? प्रधानमंत्री एक सवाल है, नेता दूसरा सवाल है। इसलिए यदि मैंने ये कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी
हमारे नेता हैं रहेंगे तो इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं, लेकिन आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे लेकिन नेता हमारे मनमोहन जी रहेंगे। ये बात कहीं ना कहीं दो रास्तों की तरफ जा रही है। हाँ, मतलब किस तरह का रोल निभाएंगे मनमोहन सिंह जी? क्या वो संगठन में चले जाएंगे? सोनिया जी क्या रोल निभा रही? मतलब वो अब अध्यक्ष बनेंगे? यदि मान लिया राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यदि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो क्या सोनिया गांधी जी का रोल खत्म हो जाएगा? या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए कोई रोल नहीं रहेगा? या किसी और दूसरे हमारे बड़े नेता के लिए कोई रोल नहीं रहेगा? बिल्कुल, आपने बड़े नेता। इसलिए ये देश है, ये व्यवस्था है, ये पार्टियां हैं, इनका अपना सिस्टम है। मैं समझता हूं इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास सोनिया गांधी जी हैं, हम सौभाग्यशाली हैं हमारे पास दुनिया का सबसे कुशल अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रूप में है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे पास एक बहुत ही एफिशिएंट वित्त मंत्री है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास राहुल गांधी के रूप में देश का भविष्य है। बिल्कुल, मैं इन तमाम चीजों पर आता हूं। आपने बात की हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास सबसे बेहतरीन कहें कि कुशल अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है। आप कहते हैं युवा नेता हैं और काफी काबिल हैं, राहुल जी के लिए भी कहते हैं कि, लेकिन बार बार ये आरोप भी लगे हैं कांग्रेस के ऊपर, खासतौर से विपक्ष की तरफ से, कि एक परिवार सेंट्रिक तमाम निर्णय होते हैं। एक व्यक्ति जो चीज कह देता है वो हो जाती है। वहां लोकतंत्र जैसी चीज खत्म हो गई है। या मैं आऊंगा, इससे पहले भी सवाल उठे हैं कांग्रेस को लेकर। इससे पहले भी अक्सर जो नेता उभरे हैं वो शायद उतने उन्हें उभरने नहीं दिया गया। बहुत सारे ऐसे नाम सामने आए, उनके जो वंशज थे, पुत्रवाद को आगे बढ़ाने की बात की गई। मैं इसमें नाम लूंगा राजेश पायलट जी का, इसमें नाम लूंगा मैं माधवराव सिंधिया जी का। दोनों की आकस्मिक मृत्यु हुई, लेकिन उन्हें जितना उनके अंदर एक विकल्प जिस तरह से जनता देख रही थी, वो विकल्प तो नहीं निकला। हाँ, उनके पुत्र जरूर अब मंत्री हैं। इसमें हमारे दोस्त वसुंधरा जी का नाम नहीं लेंगे? उनके पुत्र भी एमपी हैं। जी बिल्कुल। और क्या इसमें हमारे दोस्त धूमल साहब का नाम नहीं लेंगे? उनके पुत्र भी एमपी। मैं वही कहना चाह रहा हूं। क्या यशवंत सिंह जी का नाम नहीं लेंगे? जसवंत सिंह जी का, जिनके पुत्र पिता पुत्र दोनों एमपी रहे। क्या इस विषय में आपको मुलायम सिंह जी, ठाकरे परिवार या दूसरे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं? या आपको प्रकाश सिंह बादल जी नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए, या आप कहेंगे कि बीजू पटनायक के पुत्र कैसे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई परिवार एक संघर्ष से बनता है, और संघर्ष से बनता है। नेहरू एक परफेक्ट डेमोक्रेट थे। दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का उनसे बड़ा कोई पैगंबर नहीं हुआ है। लेकिन नेहरू एक दिन में नहीं बने। मोतीलाल जी ने, उनकी नेहरू जी की माता जी ने, और एक परिवार के 3-3 पीढ़ियां एक साथ नैनी जेल में बंद रही। दुनिया में कोई दूसरा परिवार है? और दुनिया में आप मुझको कोई दूसरा परिवार दिखा दीजिए जिसके 2-2 लोगों ने इतनी बड़े शीर्ष पर, इंदिरा गांधी से कोई बड़ा नेता, सर्वकालिक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री थी, लेकिन देश के लिए प्राण दिए। राहुल गांधी, लेकिन हमारे राजीव गांधी इतने सुदर्शन व्यक्तित्व थे, इतना एक होनहार देश उनमें अपना भविष्य देखता था। तो राजीव जी हमसे छीन। लेकिन हरीश जी, सवाल यही है, कोई दूसरा परिवार है? लेकिन सवाल यही, क्या कांग्रेस के अंदर नेता नहीं है? क्या सिर्फ उम्मीदवार एक ही परिवार के लोग? और देखिए, आपको ये क्यों नहीं दिखाई देता कि आप ये क्यों नहीं देखते कि दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नेता है जिसको प्रधानमंत्री पद मिल रहा हो और उसने हाथ जोड़ के कहा हो मैं नहीं? ये एक अलग बहस का विषय हो सकता है हरीश जी, ये इस पे लगातार बहुत सालों तक चर्चा हुई है। हो जाए, मैं यही कह रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी जी एक उससे नहीं निकले हैं। एक पूरी तपिश है, एक त्याग और बलिदान का इतिहास है। यदि वो इतिहास उनमें एक आभा पैदा कर रहा है, लोगों में आकर्षण पैदा कर रहा है, क्या राहुल गांधी जी को हमने ये वंशवाद तो तब होता जब सोनिया गांधी जी ये लिख देती कि राहुल प्रधानमंत्री होंगे और देश सलाम करे उनको। अरे भाई, जनता तो चुनेगी, लेकिन वो जनता चुनेगी तभी तो राहुल प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें, लोकतंत्र जैसी, आप बताइए, एक परिवार, मैं यहाँ हरीश जी जो बार बार आरोप भी लगे, ये मीडिया के आरोप नहीं है, ये जनता भी सवाल जानना चाहती है और विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता है। सवाल ये है कि कभी भी आप कांग्रेस की जो इस वक्त की स्थिति है, आप किसी भी नेता से बात करते हैं तो सिर्फ एक परिवार या कुछ खास लोगों का गुणगान करते नजर आते। आखिर ऐसी क्या वजह है? जयपुर में चिंतन शिविर होता है, उस चिंतन शिविर में कुछ और चर्चा हो ना हो, कुछ और चिंतन हो ना हो, लेकिन राहुल जी के उपाध्यक्ष बनने पर ऐसा लगता है कि वो शिविर किया ही इसीलिए गया था। मैं एक काउंटर क्वेश्चन करूं जी। मीडिया इतना राहुलमय क्यों हो जाता है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से किया जाता है। नहीं, क्यों हो जाता? कांग्रेस की तरफ से नहीं किया जाता है
क्योंकि मीडिया यदि राहुल लेकिन को कांग्रेस ही इतने राहुल में ही क्यों है? राहुल को फोकस करता है तो मीडिया की तरफ लोगों का फोकस बढ़ता है। नहीं, तो लेकिन आखिर जो आकर्षण आपको राहुल में दिखाई दे रहा है, या जो आकर्षण नहीं, सवाल यह है कि कांग्रेस क्यों राहुल में ही सोनिया गांधी जी में दिखाई देता है मीडिया को, तो वो आकर्षण हमको भी यदि उनकी तरफ आकर्षित कर रहा है तो आपको हमसे जलन क्यों हो रही है भैया? नहीं, जलन की बात और यहाँ जलन की स्थिति नहीं है हरी जी। और दूसरी बात ये है, सत्यता ये है, देखिए उस परिवार का इस देश की राजनीति में अपना वजूद है और उन्होंने अपने को उसके लिए तैयार किया है। राजीव गांधी जी ने अपने को तैयार किया उसके लिए। सोनिया गांधी जी ने आखिर एक इटली में पैदा हुई महिला ने अपने को एक आदर्श इंडियन महिला के रूप में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया। आप देखिए ना इस ट्रांजिशन को, कोई देखिए चीजों को गहराई में समझने का प्रयास करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने पिछले 9 सालों से वो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस तपस्या का फल किसी प्रदेश में नहीं मिला है। ना मिला नहीं मिला, वो चीज अलग है। सवाल ये उठता है, आप तपस्या कर रहे हैं, आप योग्यता भी तो सिद्ध करनी पड़ेगी ना। आप एक गरीब के घर से लेकर के कहीं आतंकवाद का खतरा है तो आप वहां भी जा रहे हैं, अब कहीं पर, लेकिन वो एक बार संसद में चर्चा करते हैं और वही डिबेट याद है लोगों को आज तक। उसके बाद सेना बिहार वालों को चुनौती दे रही है तो आप बॉम्बे के अंदर लोकल ट्रेन में बैठ करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बॉम्बे सबकी है। तो भाई उसमें अपनी एक कैपेसिटी है कि देश को एक मैसेज देने की, और राहुल गांधी ने अपने को एक तपिश से तैयार करके इस स्थिति तक लाए हैं कि कांग्रेस जैसी पार्टी, 127 साल की पार्टी ने कहा कि ये हमारे आगे के केवनहार होंगे, तो कुछ तो होगा ना। क्या यहाँ एक सवाल तो होगा ना। लेकिन हरी जी, क्या ये डर इसलिए तो नहीं था कि जयपुर में चिंतन शिविर बहुत जल्दी कर दिया गया, बीजेपी की तरफ से नाम आ रहा था नरेंद्र भाई मोदी का कि हम राहुल को प्रोजेक्ट करते हैं और मुकाबला सीधा हो जाए? ताकि हम तो कहते हैं बीजेपी को आप हौसला बढ़ाइए उनका, यदि आपकी बात को सुन रहे हो तो नरेंद्र मोदी जी को डिक्लेयर तो करें कि हमारे उम्मीदवार हैं। हम तो कह रहे हैं बीजेपी में यदि खम है, दम है तो डिक्लेयर करें ना, हम रोक थोड़ी रहे हैं। और हम छाती ठोक करके कह रहे हैं कि राहुल गांधी 2014 में प्रधानमंत्री होंगे देश के। चलिए आप कहते हैं, लेकिन कांग्रेस, हम तो सीधे कह रहे हैं ना। लेकिन हरीश जी, आप चलिए ये तो जनता के सामने और बीजेपी फैसला करेगी कि वो जरा सा वहां तक बिल्कुल इस संदेश को जल्दी पहुंचाइए। आपके चैनल को कोई बीजेपी वाला देखे तो सही। जी बिल्कुल। यहाँ लेकिन सवाल ये है हरीश जी कि कांग्रेस के अंदर बार बार इस तरह के सुर उठे हैं कि जो तमाम नेताओं को, उनका एक परिवार को अगर छोड़ देते हैं हम तो और लोगों को उनका हक नहीं दिया जाता। मैं सीधा आप पर आता हूं, आप उत्तराखंड में थे, तमाम लोग, आप बहुत सालों से वहां काम कर रहे थे, ऐसा लगा, लोगों ने ये सवाल भी उठाए, कंपनसेट करके आपको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया जबकि उम्मीदवार आप मुख्यमंत्री के थे। देखिए कांग्रेस में कम से कम इतना मादा तो है कि वो ये समझती है कि मतलब आप कहते हैं चोट मारी है लेकिन माराम दे रहे हैं, किसी की भावना का सम्मान कर ले या किसी को उसका हक देने की का प्रयास कर ले। दूसरी पार्टियों में तो ये भी नहीं है। लेकिन ये कहां तक सही है कि आप चोट मारें और उसका मरहम दें? मैं आपको दर्जनों उदाहरण बता सकता हूं। पार्टियों का अपना तरीका होता है निर्णय करने का। अब कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय किया, हमने एक सिपाही के तौर पर उसको सलाम किया, और कोई यदि दर्द तकलीफ थी तो वो कह दी। तो ये तो पार्टियों में होता है, एक परिवार में होता है। लेकिन क्यों आखिर कांग्रेस में देखा गया कि किसी को उभरने नहीं दिया? आपके परिवार के में, आप संयुक्त परिवार में हो बिल्कुल, तो जो घर में खाना परोसती है, मेरी मणि माँ जो है जब खाना बांटती थी तो कभी या बच्चों में दूध बांटती थी तो किसी को उसमें कम आ जाता था, किसी में ज्यादा आ जाता था। लेकिन जानबूझ के कम और ज्यादा नहीं किया जाता था हरीश जी। मैं कम ज्यादा आ जाता था, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि परिवार में बड़ी माँ न्यायी होगी। तो ये तो फैसले हैं। अच्छा, कांग्रेस की बड़ी माँ कौन है आपके हिसाब से? सोनिया जी फिर पार्टी बड़ी माँ है। लेकिन आपने जिससे कहा कि अन्याय नहीं हो गया, आप कहते हैं कि एक निर्णय हो जाता है। क्या कांग्रेस का निर्णय सिर्फ एक ही आवाज से निकलता है? आज तक जितने निर्णयों की बात की जाए, आला कमान ने जो कह दिया, वो आला कमान सिर्फ एक जगह सेंट्रिक क्यों जाता है? आप उसको हमारी ताकत के रूप में क्यों नहीं लेते हैं? हम कम से कम बीजेपी तो नहीं है जहां इस समय जो है सूत में कपास जुलाहों में हो रही है लट्ठम लट्ठ। प्रधानमंत्री का पद कहीं नहीं, दूर तक कुछ होने की संभावना नहीं, और सब दावे ठोके जा रहे हैं। लेकिन कम से कम कांग्रेस पार्टी के अंदर ये तो है कि वो एक स्वर से शीर्ष पर एक साथ खड़ी होती है।
एक निर्णय को मानती है। लेकिन इतना तो आप भी, मैं बहुत सीधा सीधा सा हाँ या ना मैं अगर आपसे जानना चाहूं, ये तो आप भी मानेंगे कि विरोध के स्वर कांग्रेस में भी कम नहीं उठे, लेकिन हर बार दबा दिए गए। फर्क सिर्फ इतना था, लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं किया गया। नहीं, देखिए, जब पार्टियां होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, तो उसमें मतभेद भी होंगे, लेकिन मनभेद भी नजर आ रहा है। उसमें कहीं पर दुख और तकलीफ भी होगी, कहीं पर गुस्सा भी होगा, लेकिन कांग्रेस में उसको मैनेज करने का आर्ट है, मैनेज कर लेती है कांग्रेस। आप कहते हैं कि कांग्रेस इज गुड मैनेजर, परिवार को व्यवस्थित रख लेती है, इसीलिए 127 साल में भी जवान दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए तो 20-20, 25-25 साल में पार्टियां बूढ़ी होती जा रही हैं, और कई तो इतिहास के गर्त में चली गई। लेकिन हरीश जी, सवाल नहीं होता, आज जनता, मैं फिर वही जहां आपने शुरू किया था, जनता आज जागरूक हो चुकी है। वो अब 127 साल से कोई राज कर रहा है वो इसे नहीं पूछती, और 127 साल की अगर हम बात करें तो वो बार बार ये भी कहती है कि जिम्मेदारी भी इस देश में जितना खराब हुआ उसकी भी आपकी है, अगर आपकी अच्छे की है तो खराब की भी जिम्मेदारी कांग्रेस की है, सबसे ज्यादा शासन किया। हमने कभी इससे इनकार किया? हमने कहा इससे और बेहतर देश बनाया जा सकता था, बनाया जाना चाहिए। हमने ये भी कहा कि हमसे कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन उसको दूर करने की क्षमता भी हम ही में है, क्योंकि लोगों ने 1977 में हमारा विकल्प ढूंढा, बिखर गया देश। देश भी बर्बादी के कगार पर आ गया, और लोगों ने 1989 में हमारा विकल्प देखा, देश का सोना भी गिरवी चला गया और देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, नीलामी के कगार पर आकर के देश खड़ा हो गया। लोगों ने उसके बाद फिर एक विकल्प देखा, और उस विकल्प को देखने के बाद लोग इस नतीजे पर पहुंचे, नहीं भैया ये चलने वाले नहीं, इनसे तो ये तो। लेकिन आप भी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, आप भी बहुत बड़ा गठबंधन है। नहीं, वो ठीक है, और ऐसे लोगों से हैं जिन्हें अक्सर आप बुरा कहते आए हैं। वो ठीक है, परिस्थितियां हैं। हमने समय में आए हुए परिवर्तन को समझा। यदि क्षेत्रीय दलों के रूप में क्षेत्रीय भावनाएं उभर रही हैं तो हमने उसको एक्नॉलेज किया। लेकिन दबाव हमेशा रहा कांग्रेस पे। अगर यूपी में सबसे बड़ी पार्टी रही तो इन क्षेत्रीय पार्टियों का दबाव के चलते बहुत से निर्णय ऐसे हुए जो जनता पर भारी पड़े। ये है जब आप टल्ले वाले कपड़ा कोट पहनेंगे या पैंट पहनेंगे तो कभी इधर से कभी उधर से आपको बड़ा सावधान रहना पड़ेगा, सब तरीके के दबाव देखने। लेकिन इस सावधानी में वो तो जनता का टेलर्ड किया हुआ है, हम अब उसको हमने चलाना है। लेकिन हम जानते हैं, हम बहुत सारे ऐसे निर्णय जिनको हम समय पर लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए। लेकिन हरीश जी, राजनीति सिर्फ राज करने की नीति नहीं है, राजनीति आम आदमी के लिए होती है कि किस तरीके से उस राजनीति से आम आदमी को फायदा पहुंचे। आज की राजनीति सिर्फ राज करने की नीति नजर आती है। नहीं, मैं इससे बिल्कुल इनकार करता हूं, और मुझे फक्र है कि विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी इस समय सोशल सेक्टर जिसको हम कहते हैं कि जिसमें आम गरीब आदमी और दूसरे लोग सम्मिलित हैं, उस पर सर्वाधिक खर्च हो रहा है जी। और आखिर शिक्षा के अधिकार का कानून किसको फायदा पहुंचाएगा? मध्याह्न भोजन जो दुनिया लेकिन वो ठीक तरीके से पहुंचे तो सही सर, अभी तक सही तरीके से पहुंच नहीं रहा। मैं जानता हूं कोई परफेक्ट डिलीवरी सिस्टम नहीं है, वो कमी किसकी है? और दुनिया में कहीं नहीं है। आप देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में जो है हमारी सबसे दुनिया की बड़ी बीमा योजना है, और हमने एनएचएम जिसको आप कह रहे हैं, पहले एनआरएचएम था, उसके रूप में जो है इतना बड़ा स्वास्थ्य का कार्यक्रम देश के अंदर चलाने का काम किया है। हमने मनरेगा जैसा काम का अधिकार, एक बात को जिसमें आदमी कंपनसेशन पा सकता है अधिकार के रूप में लोगों को देने। मनरेगा की अगर हम बात करें, मनरेगा में जगह जगह हर प्रदेश में आवाजें आ रही हैं। हम अन्न सुरक्षा का कानून लेकर के आ रहे हैं। देखिए, आप कपड़े पहनेंगे तो जुएं भी पड़ते हैं, लेकिन उन जुओं को छांटने का काम भी उस पार्टी को करना पड़ेगा। शरीर है तो उसमें मैल भी होता है, लेकिन उसे साफ तो करना पड़ेगा ना। तो साफ करते हैं ना, लेकिन वो साफ नहीं हो रहा है, उसमें कमियां ज्यादा नजर आ रही। अब इसलिए तो साफ कर रहे हैं ना, इसीलिए हमने कहा आपका पैसा आपके हाथ। अब हम ये भी आरोप लगा कि अब सीधी रिश्वत जनता की जेब तक पहुंचा रही है कांग्रेस। हम डायरेक्ट कैश डिलीवरी सिस्टम कर रहे हैं। हमने कहा भाई जो बीच में ये सब खा जा रहे हैं, कहीं पर चूहे हैं, कहीं पर बिल्लियां हैं, कहीं पर चील कौवे खा जा रहे हैं, हमने कहा भाई डायरेक्ट जनता का पैसा जनता तक पहुंचाएगा, और उसके लिए हमने इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया है। हरीश जी, मैं आपसे आखिरी 3 सवाल जानना चाहूंगा।
पहला 2014 में आप कहते हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे? जनता जो आज सवाल पूछ रही है, चाहे आज लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, इनका कोई जवाब नजर नहीं आता। तो कैसे यकीन है कांग्रेस को कि जनता उसे चुनेगी 2014? ये तो जिसमें गुजरात और हिमाचल के चुनाव हो रहे थे तब भी कहा जा रहा लेकिन था। वो तस्वीर वहां भी साफ रही। हम भाजपा से एक राज्य लेने में सफल हो गए। हाँ, लेकिन गुजरात में आपकी स्थिति वहीं की वहीं रही, अभी और खराब हो गई। अभी अब राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, देखिएगा सब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के अंदर हम पहले तो 3 के 3 जीतेंगे, नहीं तो कम से कम उनसे 2 लेने में सफल हो जाएंगे, और दिल्ली हमारे साथ रहेगी, कांग्रेस के साथ। और देखिए, लोगों को कांग्रेस से अपेक्षाएं हैं, इसलिए सवाल कांग्रेस से है, मगर लोग ये भी जानते हैं कि दूसरे हमारी अपेक्षाओं को पूरा करने में बिल्कुल समर्थ नहीं है। कांग्रेस समर्थ है, इसलिए सवाल है, और इसलिए जिस समय आता है चुनने का, लेकिन सवालों के तो जवाब कांग्रेस को चुनते हैं। लेकिन हरी जी, और फिर आज तो लोग कोई अकेले कांग्रेस को नहीं चुन रहे हैं, आगे का नेतृत्व बनाने का काम कर रहे हैं। आप दूसरी पार्टी में, कोई पार्टी में दिखा दीजिए, कहीं पर आपको दूसरा राहुल दिखाई दे रहा है? दूसरा गांधी परिवार भी नजर, मैं यहां आऊंगा, एक कोई ऐसी पार्टी भी नजर नहीं आती जो एक परिवार की केंद्रित हो। कोई दूसरा भविष्य दिखाई दे रहा है। लेकिन हरी जी, मेरी इस बात को भी तो मानिए, कोई दूसरी बड़ी मां किसी और पार्टी में नजर भी नहीं आती। फिर एक बात और भी तो है, आपको दूसरी पार्टी में कोई ऐसा परिवार भी नहीं मिलेगा जिसकी 3 पीढ़ियां देश के लिए कुर्बान हो गई हों, जिसके 2 लोगों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हों, या कोई आपको दूसरी पार्टी भी नहीं मिलेगी जिसमें लोगों ने कह दिया हो कि प्रधानमंत्री पद नहीं चाहिए, दूसरों को दे दीजिए। चलिए, दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, राहुल गांधी, जरा ढूंढ के बताइए। बिल्कुल, इसका भी जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। हरी जी, राहुल गांधी सबसे योग्य उम्मीदवार क्या? कांग्रेस ने सिर्फ चंद लोगों के साथ फैसला कर लिया क्या? जो उनके कार्यकर्ता थे उन्होंने आवाज उठाने की बात ही नहीं है क्या? और कोई कैपेबल ही नहीं था? राहुल से बड़े नेता मौजूद हैं इस वक्त आपकी पार्टी में, आप भी जानते हैं, वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और जिन्हें अनुभव भी है, और युवा भी, ऐसा नहीं है कि वो युवा नहीं है। फिर आखिर क्यों? लोकतंत्र जनता की स्वीकार्यता का नाम एक अनिवार्य कंपोनेंट है, और यदि जनता जो है नेहरू परिवार के साथ है, उसको मानती है, तो आप हमसे क्यों अपेक्षा करते हैं कि हम उस परिवार को नहीं मानेंगे? और फिर योग्यता में क्या कमी है? किस आप ये दिखाइए, योग्यता सिद्ध भी नहीं हुई। ये 9 सालों में देखिए, इतनी त्याग और तपस्या इस तरीके से कोई दूसरा व्यक्ति अपने को तपाने का काम कर सकता है? और हमको अवसर मिला तो कहा, तो हम 11 बजे शपथ होती थी तो 10:30 बजे पहुंच जाते थे, और राहुल गांधी जी से 6 साल से प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं आइए सरकार ज्वाइन करिए, वो कह रहे हैं नहीं, मैं अभी भारत को, सवाल तो यही है कि 6 साल से आखिर क्यों कहा जा रहा है? मैं भारत को समझना चाहता हूं। लेकिन सवाल तो हरी जी यही है कि आखिर क्यों हर कांग्रेस का जो नेता कार्यकर्ता राहुल में है पूरी तरह से? जिसकी उपयोगिता होती है उसी से कहा जाता है। प्रधानमंत्री जी ने उनकी उपयोगिता समझी, वो अपने मंत्रिमंडल को एक युवा लुक देना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं पार्टी को बिल्ड करने के संघर्ष में जो है अपने को तपाना चाहता हूं, मैं देश को समझना चाहता हूं। अब ये भी तो एक बड़ा फैसला। एक आखिरी सवाल हरी जी, अगर हम बात करें, अब बीजेपी कहती है कि उसका भी मिशन शुरू हो चुका है, और आप साफ तौर से कह चुके हैं कि हम राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे 2014 का। उससे पहले 2013 में भी कुछ राज्यों में चुनाव है, आपके सेमीफाइनल, अगर मैं कहूं उसे फाइनल मानूं तो सेमीफाइनल 2013 से ही शुरू है। लेकिन सवाल फिर वही है, जिस तरह से बीजेपी अब हमले कर रही है और कांग्रेस के बयानों पर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं या वापस आ रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्री साहब का बयान हो या कुछ और बयान हो, जिस तरह से कुछ महासचिवों ने आपके बयान दिए हैं, कुछ आरोप लगाए हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो राजनीति हो गई है उसमें जनता कहीं दूर हो गई है? सिर्फ 2 पार्टियां आपस में लड़ती नजर आती हैं और जनता बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो किन्हें वोट दे रही है, उन जनप्रतिनिधियों को? देखिए, भाजपा एक माहौल खड़ा करना चाहती है। वो जानते हैं यदि जब भी देश के अंदर मुद्दों पर चुनाव होगा तो भाजपा बैंकरप्ट है, इसलिए वो कांग्रेस पर भी जवाब नहीं, आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनाना चाहती है। वो चाहती है कि आरोप प्रत्यारोप के माहौल में जो है वोट दे दिया जाए। उनको मालूम है कि 1977 में यही हुआ था, और 1989 में जो है आरोप प्रत्यारोप का माहौल बना दिया था। वो उसी तरीके का माहौल बनाना चाह रहे हैं, मगर वो एक बात भूल जा रहे हैं, 1989 से लेकर के आज तक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब जागरूकता का स्तर बड़ा व्यापक है और चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं, चाहे 2G हो, चाहे कोल वाला हो या दूसरे इश्यूज हो। आज अपनी मौत ये इश्यूज जो है मर रहे हैं। लोग इन इश्यूज को उठाने वाले से सवाल कर रहे हैं कि भाई ये तुमने कहां से ये इतना बुद्धिमानी पूर्ण जो है भ्रमजाल फैलाने का काम किया। इसलिए आप ये मान करके चलिए
कि सेमीफाइनल भी कांग्रेस का है, फाइनल भी कांग्रेस का है और या यूपीए का है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमसे बातचीत करने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। हरीश जी कहते हैं कि तय हो चुकी है, तस्वीर क्या होगी फैसला तो जनता करेगी। और मैं हरीश जी की बात जोड़ना चाहूंगा, खुद हरीश जी भी मानते हैं जनता जागरूक हो चुकी है, अब उसे समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद समझती है किसने घोटाले किए, किसने आरोप लगाए। फैसला अब सिर्फ उसे करना है, वो किसे चुनती है, किसके हाथों अपने देश की कमान सौंपती है। क्योंकि ये देश किसी नेताओं का नहीं है, ये देश किसी ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है, देश हर हिंदुस्तानी का है। और हर हिंदुस्तानी का एक फर्ज बनता है कि वो सोचे समझे और तभी निर्णय ले, तभी वो एक सही देश का निर्माण कर पाएगा, एक सही समाज का निर्माण कर पाएगा। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद BMHN न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा। PM न्यूज के सह प्रायोजक थे। सर्दियों में रहिए और भी सुंदर। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। किसको? Introducing the new Alto 800. Let's go. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਫੀਡ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁਸਕਾਨ। Signature Premier Natural Mineral Water, the sign of success. पेश है नवा क्रिजाल फोर्टे यूवी, ताही ता ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। Maruti Suzuki, for a festival called life.